आयनिक बॉन्ड पार्ट 22 में आपका स्वागत है। आज हम आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी या विलेयता के बारे में जानने जा रहे हैं। हालांकि विलेयता के बारे में हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में थोड़ा सा डिस्कस किया है, लेकिन आज इसको डिटेल में मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन इसको बताएंगे। और मैकेनिज्म ऑफ डिसोल्यूशन एक बार क्लियर हो जाएगा तब उसके बाद एनर्जेटिक्स ऑफ डिसोल्यूशन, ऊर्जा की या हीट या ऊर्जा का क्या रोल है विलेयता में, इसके बारे में जानेंगे। तो आज हम आयनिक कंपाउंड्स की सॉल्युबिलिटी का मैकेनिज्म जानने जा रहे हैं। हमें मालूम है कि जब भी किसी आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला जाता है या किसी सॉल्वेंट में डाला जाता है तो वो उस सॉल्वेंट में सॉल्युबल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर वो सॉल्युबल होता है तो वास्तव में जो व्यवस्था बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है कि क्योंकि आयनिक कंपाउंड है तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होने की टेंडेंसी रखता है, बशर्त कि जिस सॉल्वेंट में उसको डाला है वहाँ पर वो सॉल्युबल हो जाए। अगर वो सॉल्युबल हो जाता है, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल है, तो उसका रीज़न है ये व्यवस्था जिसमें कि कई सारे वाटर मॉलिक्यूल्स सोडियम और क्लोराइड दोनों को घेर लेते हैं। हालांकि सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस को ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस तरीके से सराउंड करते हैं या घेरते हैं जिसमें कि पॉजिटिव आयन सोडियम आयन के नज़दीक ऑक्सीजन एटम्स रहेंगे वाटर के, और H+ आयंस दूर रहेंगे या हाइड्रोजन्स दूर रहेंगे। क्योंकि हमें मालूम है कि वाटर एक डाइपोल है, वाटर की शेप V शेप है और ये एक डाइपोल है क्योंकि इसमें इस तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेपरेशन है। हाइड्रोजन वाला पार्ट पार्शियली पॉजिटिव है जबकि ऑक्सीजन वाला पार्ट पार्शियली नेगेटिव है। इसलिए हमने कहा कि ये एक डाइपोल है। डाइपोल अपने आप को इस तरीके से ओरिएंट करता है कि जो नेगेटिव पार्ट ऑफ डाइपोल है वो सोडियम आयन के नज़दीक रहे, यानी ऑक्सीजन नज़दीक रहे, जबकि क्लोराइड आयंस के केस में ये जस्ट रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर डाइपोल का पॉजिटिव पार्ट क्लोराइड आयंस के क्लोज में रहेगा। प्रश्न ये उठता है कि कोई कंपाउंड सॉल्युबल होता है, आयनिक कंपाउंड किसी सॉल्वेंट में, या नहीं होता है। ये इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये कंडीशन ज़्यादा स्टेबल है या ये कंडीशन ज़्यादा स्टेबल है। अगर डिज़ोल्व कंडीशन स्टेबल है, स्टेबल डिज़ोल्व, स्टेबल अनडिज़ोल्व, तो अगर स्टेबल कंडीशन डिज़ोल्व की ज़्यादा है अनडिज़ोल्व से, तब उस केस में सॉल्युबल हो जाएगा। यानी यहाँ पर सोडियम क्लोराइड जो क्रिस्टल बनाए हुए था वो क्रिस्टल इतना स्टेबल नहीं था जितना कि ये आयन डाइपोल इंटरेक्शंस स्टेबल हैं। क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी ज़्यादा थी इसलिए डिसोल्यूशन हो गया। अगर उल्टा होता, हमारा क्रिस्टल ज़्यादा स्टेबल होता, क्योंकि हमें मालूम है क्रिस्टल में भी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस इस तरीके से अरेंज होते हैं कि वो एक पॉजिटिव आयन कई सारे नेगेटिव आयन से सराउंडेड रहता है, जबकि एक नेगेटिव आयन कई सारे पॉजिटिव आयन से सराउंडेड रहते हैं। तो ये जो व्यवस्था है ये एक स्टेबिलिटी प्रदान करती है। अगर ये व्यवस्था ज़्यादा स्टेबल है तो हमारा कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड अनडिज़ोल्व्ड रहेगा, वो पानी में विलय नहीं होगा। इनिशियली किसी भी क्रिस्टल की केवल सरफेसेस पर ही वाटर मॉलिक्यूल्स अटैक करते हैं या सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स अटैक करते हैं, और एक बार इन सरफेस आयंस को
ये इस तरीके से इंटरेक्शन करके अलग कर लेते हैं, तब अंदर की सरफेसेस एक्सपोज होती हैं और फिर उन पर वाटर मॉलिक्यूल अटैक करते हैं। तो इस तरीके से ये सिलसिला चलता है। क्रिस्टल एकदम डालते ही सारा का सारा क्रिस्टल डिज़ोल्व नहीं होता है, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है। अब कोई सॉल्वेंट कितने आयनिक कंपाउंड्स को सॉल्युबल कर पाएगा, ये उसके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब होता है कि हमें मालूम है कि अगर लैटिस में से सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस को अलग किया तो आयंस स्टेबल नहीं होते हैं। इन आयंस या जो चार्ज है इन आयंस पर, इसको न्यूट्रलाइज करना है। तो न्यूट्रलाइज वो एफिशिएंटली सॉल्वेंट कर पाएगा जिसका कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा हो, क्योंकि जब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा, चार्ज सेपरेशन ज़्यादा होगा, तो ये जो पार्शियली नेगेटिवली चार्ज एटम्स हैं, ऑक्सीजन एटम्स, ये इस सोडियम आयन के चार्ज को ज़्यादा इफ़ेक्टिवली न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। तो वास्तव में ये जो एक आयन डाइपोल एंटिटी बनी, या ये जो स्ट्रक्चर बना, ये कितना इफ़ेक्टिवली इस पॉजिटिव आयन को न्यूट्रलाइज कर पाता है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पर ये वाटर मॉलिक्यूल्स का डिफरेंट ओरिएंटेशन इस क्लोराइड आयन पर जो चार्ज है उसको कितना ऑफसेट कर पाते हैं या कितना न्यूट्रलाइज कर पाते हैं, ये अगेन डिपेंड करेगा इन हाइड्रोजन एटम्स पर कितना पॉजिटिव चार्ज है या कितना डाइपोल है। तो ये इन सॉल्वेंट के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा। वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ई ऑफ वाटर ये काफ़ी बड़ा होता है, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है 80 के, और ये काफ़ी लार्ज क्वांटिटी है 80, इसलिए वाटर आयनिक कंपाउंड्स के लिए एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ आयनिक कंपाउंड्स को ये अपने अंदर सॉल्युबल कर पाता है। अब इस सॉल्युबिलिटी में जब इस कंपाउंड को, यानी आयनिक कंपाउंड को किसी सॉल्वेंट में डाला है और वो घुलता है, तो एक लिमिट के बाद वो घुलना बंद हो जाता है। फॉर एग्जांपल, हमने एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ वाटर लिया, इसमें हम सोडियम क्लोराइड ऐड करते जा रहे हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस को सराउंड करते जाएंगे और ये सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल होता जाएगा। लेकिन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड ही घुल पाएगा, उसे हम बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अगर इसके बाद सोडियम क्लोराइड आपने डाला तो ये सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में यहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा और हमें लगेगा कि अब ये सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल नहीं हो रहा, लेकिन वास्तव में ये सोडियम क्लोराइड पानी में सॉल्युबल होता है इवन आफ्टर सैचुरेशन। लेकिन ये जो अनडिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड है, इसके अमाउंट में डिफरेंस नहीं आता, इसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि जो डिजॉल्व्ड सोडियम क्लोराइड है वो वापस रीडिपॉजिट भी होता है। यानी जो सॉलिड सोडियम क्लोराइड पानी के अंदर है वो घुल भी रहा है, और पानी के अंदर जो घुला हुआ सोडियम क्लोराइड है वो वापस रीडिपॉजिट हो रहा है। तो वर्चुअली यहाँ पर जो सॉलिड अमाउंट है सोडियम क्लोराइड का, उसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल नहीं हो रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि सोडियम क्लोराइड एक्टिवली डिजॉल्व भी हो रहा है और रीडिपॉजिट हो रहा है, तो ये दोनों प्रोसेस साथ साथ चलते रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी पर्टिकुलर आयनिक कंपाउंड के लिए
सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर बढ़ाने पर। लेकिन वहीं दूसरे आयनिक कंपाउंड के लिए सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ। तो ऐसे कौन से कारण हैं या ऐसे कौन से कारक हैं या ऐसे कौन से चेंजेस हैं जिनकी वजह से किसी आयनिक कंपाउंड के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है, किसी के लिए डिक्रीज होती है, जबकि कुछ आयनिक कंपाउंड्स में टेम्परेचर को कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है। इस तरीके की जो एनर्जेटिक्स ऑफ डिसोल्यूशन है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।